मंत्रियों का एक दल कालेश्वरम परियोजना के दौरे के लिए मेडीगड्डा का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद मंत्री मेडीगड्डा गए। मंत्रियों ने पावर प्रोजेक्शन के नाम से मेडीगड्डा और अन्नारम परियोजनाओं की समस्याओं और समाधानों के साथ साथ प्रणहिता चिव्वेला से कालेश्वरम परियोजना के पुनः डिजाइन के कारण होने वाले लाभ और नुकसान के बारे में बताया। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने आलोचना की कि कालेश्वरम परियोजना में लाखों रुपए से बनाए गए मेडीगड्डा बैराज 21 अक्टूबर को पिलर धंस गया। तब से केसीआर 7 दिसंबर तक सीएम बने रहे, फिर भी उन्होंने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। मेडीगड्डा घटना के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर स्थिति की समीक्षा करने के लिए वह बंजारा हिल स्थित अपने आवास चले गए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की, कहा कि मेडीगड्डा बैराज का धंस जाना बेहद दर्दनाक है। साथ ही कहा कि प्रोजेक्टों के होने वाले नुकसान के लिए बिल्डर जिम्मेदार है। इसके चलते अब पूरा एसआरएसपी परियोजना क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। हम मेडीगड्डा का दौरा करेंगे और स्थिति का आंकलन करेंगे। मंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि नुकसान कम से कम हो। मंत्री ने आगे कहा कि प्रोजेक्ट की लागत 80,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। अब तक 95,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। परियोजना के तहत नया अयाकट्टू केवल 1 लाख एकड़ का है। कालेश्वरम के साथ ब्याज के बोझ से बचने का कोई फायदा नहीं है। हम जल्द ही कालेश्वरम के खिलाफ न्यायिक जांच करेंगे। तेलंगाना के मंत्रियों के एक दल ने मेडीगड्डा और अन्नाराम परियोजनाओं का दौरा किया। इस मौके पर मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने मीडिया से बात की। मंत्री ने कहा कि मेडीगड्डा परियोजना पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने शिकायत की थी कि मेडीगड्डा बैराज में साजिश हुई है, लेकिन अभी तक याचिका सामने नहीं आई है। मंत्री पुन्नम ने बीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिष्ठित परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक ही पिलर धंस गया है। बीआरएस विधायक जगदीश रेड्डी ने आलोचना की कि कांग्रेस नेता अपने वादों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि वे सीमा पार करने का वादा करके लोक प्रशासन के नाम पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में बिना आवेदन के ही लाभुकों का चयन किया गया। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिना बिचौलिया व्यवस्था वाली ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। 6 गारंटियों के आवेदन पत्र अप्रासंगिक बताए गए हैं। खुलासा हुआ है कि बटाईदार किसानों से उनके पासबुक नंबर मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश जताया कि लोग दस्तावेज नहीं, योजनाएं मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री ड्रामा लंबे समय तक नहीं चलता। उन्होंने चेतावनी दी कि तेलंगाना के लोगों को अब आपकी धोखाधड़ी का एहसास हो रहा है और अगर वादों को लागू नहीं किया जा सका तो लोग उनका पीछा करके भगाएंगे। पटानचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की नाबार्ड निधि से मंडल अंतर्गत पटानचेरू बेसिक कृषि सहकारी समिति परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने कहा कि सिंगरेनी चुनाव के बाद कांग्रेस और सीपीआई के बीच राजनीतिक दरार आ गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं के चुनाव का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब बीआरएस सत्ता में थी तो बुरी परंपरा का खुलासा हुआ था। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिंगरेनी चुनाव में भरसा संबंध संघ को हराया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है एटक और इंटक सत्ता में आए हैं। तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे भी अभय हस्तम योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुझाव दिया गया है कि बाकी लोग राशन कार्ड और आधार कार्ड संलग्न कर आवेदन करें। इसी क्रम में कई लोग नए राशन कार्ड के साथ साथ 6 गारंटी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। कथाखंड के शुभारंभ से पहले माधुरी कृष्णा द्वारा अन्नमाचार्य संकीर्तन गाया गया।
और मनोरंजन किया गया। सुदाला अशोक तेजा ने लेखिका नीरजा को बधाई दी कि वह कहानियां लिखेंगी और अच्छा नाम कमाएंगी। इसी बीच जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे अपना आय प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं और अन्य लोग अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस मामले पर अधिकारियों ने स्पष्टता दी है। उन्होंने कहा कि बीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग का जिक्र करना ही काफी है। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस बात पर गुस्सा जताया कि अभय हस्तम एप्लीकेशन उपलब्ध नहीं है। जेरॉक्स सेंटरों पर एप्लीकेशन बेचने का भी आरोप है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी आवेदन फॉर्म न खरीदे, आवेदन निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि अधिकारी तालाबों की सुरक्षा में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। रोज जताया गया कि सरकार की एक शाखा दूसरी शाखा पर दोष मढ़कर बचने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद रामंतापुर बड़ा तालाब FTL अधिसूचना जारी करने में उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि एक विभाग का काम दूसरे विभाग में उल्लेख करने में देरी करना उचित नहीं है। राजस्व, GHMC, HMDA अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी, आदेशों के क्रियान्वयन में देरी। अंत में पुलिस कांस्टेबल ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि सभी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाया जाएगा और किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हाई कोर्ट ने OU के प्रोफेसर KL व्यास के उस पत्र को याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि रामंतापुर में 25 एकड़ के बड़े तालाब को डंपिंग यार्ड में तब्दील किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराडे और न्यायमूर्ति J अनिल कुमार की खंडपीठ ने जांच शुरू की। पीठ ने पूछा कि क्या अतिक्रमणकारी तब तक इंतजार करेंगे जब तक वे अदालत में जाकर स्टे नहीं लेते। GHMC के वकील ने अदालत को बताया खुदाई के लिए निविदाएं बुलाई गईं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने HMDA सहित निजी व्यक्तियों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी, जिन्हें प्रतिवादी के रूप में नया जोड़ा गया था। सरूर नगर के नगर सेवक आकुला श्रीवाणी अंजन लोगों को तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 6 गारंटी के गारंटी दस्तावेज के बारे में जागरूक कर रहे हैं। नगर सेवक आकुला श्रीवाणी अंजन ने जनता से कहा कि चूंकि राशन कार्ड के लिए 6 गारंटी के दस्तावेज में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसे फॉर्म पर लिखा जाना चाहिए कि यह नए राशन कार्ड आवेदन के लिए है और अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। OU गोल्ला कुर्मा विद्यार्थी JAC के नेताओं ने मांग की है कि कुमरावेल्ली मल्लन्ना देवस्थानम के अध्यक्ष का पद OU के छात्र नेता कुर्मा श्रीशैलम को दिया जाना चाहिए, जो गोल्ला कुर्मा है। इसके लिए OU NCC गेट के आर्ट्स कॉलेज तक एक रैली का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर यादव ने कहा कि जिस मंदिर में बंडारू पूजा होनी चाहिए वहां आज विभूति पूजा हो रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर की परंपराओं का अपमान किया जा रहा है कि आज अध्यक्ष का पद ऊंची जातियों और अन्य जातियों को दिया जा रहा है और कुरुमा श्रीशैलम को तुरंत देवस्थानम के अध्यक्ष का पद दिया जाना चाहिए। ट्रैफिक DCP ने कहा कि नए साल के मद्देनजर 31 दिसंबर को ORR और LB नगर निर्वाचन क्षेत्र में फ्लाईओवर बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होने पर ही उन्हें फ्लाईओवर से जाने की अनुमति दी जाएगी। LB नगर चौराहे पर स्टाफ के साथ वाहन चालकों को सरकार द्वारा चालान में दी गई रियायतों का उपयोग करने की सलाह दी गई। उन्होंने 25 दिसंबर से पहले लंबी चालान का भुगतान तुरंत करने और सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि नए साल में विजुअल चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे और ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी न चलाए। 80% डिस्काउंट, RTC व्हीकल्स को 90% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग व्हीकल्स को 60% डिस्काउंट दिया। अभी 25 तक चलान इशू हो गया है। वो चलान्स को अब तो क्लियर करने का मौका आया। पूरा पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये डिस्काउंट यूज़ करके आपका
पूरा चालान से क्लियर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड 31 दिसंबर के लिए भी थोड़ा ट्रैफिक एडवाइजर्स को पूरा पब्लिक को दे रहा हूँ। ऑल पूरा ओवरआर्स पे रेस्ट्रिक्शंस है एंड फ्लाईओवर्स पे भी रेस्ट्रिक्शंस है एंड ट्रैफिक स्पीड कंट्रोल के बारे में भी 20-30 चेक पॉइंट्स लगाया। पब्लिक ड्रिंकिंग करके व्हीकल्स चलाए तो ड्रंक एंड ड्राइव केसेस इम्पोज करते, जेल को भी जाने के लिए पॉसिबिलिटी है, इसीलिए पूरा पब्लिक कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाल ही में नेपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की टारगेट बॉल प्रतियोगिता में एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के लास्या और सारथ कल्याण ने अपनी प्रतिभा दिखाई। विधायक देवीरेड्डी सुधीर रेड्डी ने विधायक से मिलने वाले छात्रों को बधाई दी। विधायक ने कहा कि टारगेट बॉल में लास्या को स्वर्ण पदक और शरद कल्याण को रजत पदक मिला है। उन्होंने कहा कि भविष्य में और अधिक योजनाओं को हासिल करने और देश का नाम रोशन करने के लिए उनका सहयोग हमेशा छात्रों के साथ रहेगा। तेलंगाना में क्राइम रेटिंग पर डीजीपी रवि गुप्ता ने सफाई दी। डायल 100-112 पर प्राप्त शिकायतों का खुलासा किया जाता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से 15,579 शिकायतें सुनी गई और 10,766 शी टीम को प्राप्त हुई। डीजीपी ने सुझाव दिया कि कॉलेज और स्कूल प्रबंधन को नशे को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांजा के 30 मामले दर्ज किए गए और 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोकीन के 2 मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी रवि गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन स्माइल में 829 मामले दर्ज किए गए हैं। We are aware that the two of the biggest challenges facing the police and the society today is the menace of drugs and the increasing number of cyber crimes. The government has been very clear and very supportive. It has given necessary instructions to strengthen the 2 new wings, the Telangana State Anti-Narcotics Bureau and Cyber Security Bureau, to exclusively deal with these problems. Telangana is the first state to have a Cyber Security Bureau which have been set up recently. Recently, ADG level officers have been exclusively posted to these wings and the process of strengthening the wings is underway. We shall be extremely tough with those dealing with drugs. यातायात के लंबित चालानों का भुगतान छूट के साथ करने पर विशेष प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक पूरे तेलंगाना राज्य में लगभग 8.5 करोड़ रुपए एकत्र किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में 9.61 लाख चालानों के भुगतान से 8.44 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। इसका अधिकांश हिस्सा राजधानी हैदराबाद से आया है। हैदराबाद में 3.54 लाख चालान से 2.62 करोड़ रुपए, साइबराबाद में 1.82 लाख चालान से 1.80 करोड़ रुपए, राचाकोंडा में 93,000 चालान से 76.79 लाख रुपए वसूल किए गए। बड़े पैमाने पर भुगतान होने के कारण सर्वर भी डाउन हो रहा है। लंबी चालान पर छूट की घोषणा करते हुए जियो जारी किया है। 2 पहिया और तिपहिया वाहनों पर 80%, 4 पहिया और भारी वाहनों पर 60%, आरटीसी बसों पर 90% की छूट की घोषणा की गई है। ठंड से उत्तर भारत जैसा ही हाल तेलंगाना का भी है। आज सुबह राज्य के कई हिस्से कोहरे से ढके रहे। इसके साथ ही पूरब और दक्षिण पूर्व से चलने वाली ठंडी हवा की लहरें लोगों को परेशान कर रही हैं। खासकर आदिलाबाद, खम्मम, नलगोंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेदक संयुक्त जिलों में भारी कोहरा गिरा है। मौसम विभाग ने कहा कि कल भी ऐसा ही हालात रहने की संभावना है। राज्य में तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसी बीच सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण के कारण उत्तर भारत भयंकर कोहरे से जूझ रहा है। आज सुबह देश के कई हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं। इसके असर से दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें और फ्लाइटें देरी से चली, अन्य को रद्द कर दिया गया है।
भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर भारतीय राज्यों में 2 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। यह ठंड और कंपकपी कुछ दिन और देने वाली है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में हाल ही में पुनर्निर्मित अयोध्या धाम जंक्शन रंग बिरंगी रोशनी से सज गया है। रेलवे जंक्शन का उद्घाटन इसी महीने की 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी पृष्ठभूमि में अयोध्या धाम जंक्शन का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस रेलवे जंक्शन के साथ ही प्रधानमंत्री श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। इसी बीच स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने बुधवार को घोषणा की कि अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया जाएगा। स्थानीय रेलवे स्टेशन को अयोध्या में जल्द ही खुलने वाले राम मंदिर के संदर्भ में विकसित किया गया है। यह स्टेशन यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। सांसद ने गुरुवार को ट्विटर पर विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तस्वीरें पोस्ट की। उद्घाटन समारोह की पृष्ठभूमि में अयोध्या धाम की सजावट का काम अभी भी चल रहा है। गुरुवार की रात रंग बिरंगी रोशनियों की चमक से जगमगाती नजर आ रही हैं। सीएम के तौर पर रेवंत रेड्डी की पहली विदेश यात्रा फाइनल हो गई है। रेवंत रेड्डी 15 से 19 जनवरी के बीच दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे। सीएम के साथ आईटी और उद्योग मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू और अन्य उच्च अधिकारी भी दावोस जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस के तहत सीएम दुनिया की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। वे तेलंगाना में निवेश के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच में 100 देशों के राजनीतिक नेता और व्यवसायी भाग लेते हैं। इस बार लैब से लाइफ तक साइंस इन एक्शन थीम पर 5 दिनों तक बैठकें होंगी। इस सम्मेलन में देश के केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। सिकंदराबाद को इस साल दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन चुना गया है। सिकंदराबाद मंडल रेल प्रबंधक बरतेश कुमार जैन ने बताया, दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल ने रेल कला रंग में 68वें रेलवे वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को डीएम द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए, जो मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर डीएम ने सिकंदराबाद मंडल महिला कल्याण संगठन के सेवा कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद मंडल को पुरस्कार दिलाने में कर्मचारियों की भूमिका अमूल्य है। उन्होंने इसी भावना को भविष्य में भी जारी रखने का अनुरोध किया। नए साल के स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। पब, क्लब, बैंक्वेट हॉल पहले से ही बुक हैं। खासकर हैदराबाद में 31 दिसंबर काफी व्यस्त रहेगा। उस दिन कोई हादसा न हो, इसके लिए पुलिस इंतजाम कर रही है। 31 दिसंबर की शाम से निरीक्षण किया जाएगा। ड्रंक एंड ड्राइव की जांच की जाएगी। शहर पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच में पकड़े गए लोगों पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। पहली बार ड्रंक एंड ड्राइव वालों से 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। 6 महीने तक की जेल की सजा भी संभव है। 2 या 2 से अधिक बार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 साल तक की कैद भी होगी। बताया गया है कि रविवार रात 8 बजे से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच तेज कर दी जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि गंभीरता के आधार पर जुर्माना और जेल की सजा के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। छोटे बच्चों के प्रति ड्राइवर की लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर कोई देख रहा है और ड्राइवर की लापरवाही को कोस रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने ड्राइवर से कार के टॉप पर लेटे बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन वह बिना जवाब दिए गाड़ी चलाता रहा। इस वीडियो को देखने वाले नेटिजन कमेंट सेक्शन में ड्राइवर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये दुखद है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं।
आराम करने के लिए गोवा गए तो इस दौरान उचित सावधानियां भी बरतनी चाहिए। इससे बच्चों में गलत संदेश जाता है। यह भले ही सामान्य लगे, लेकिन यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना घटती है तो आपको इसकी अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में कहा कि सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। एक अन्य यूजर ने मांग की कि पुलिस को इस वीडियो पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कई लोगों ने गोवा पुलिस से इसकी जांच करने और शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मापुसा पुलिस ने घटना के संबंध में कार चला रहे अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। Excuse me, you're making these children sleep on top of the car? No, I am. Huh? Just let me take it up. The children are sleeping on top of the car.